सदी में गद्य की एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से पहचान मिली। मूलतः कहानी का जन्म मनुष्य के जन्म के साथ माना जाता है। कहानी कहना और सुनना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति रही है। इसीलिए दुनिया की सभ्य असभ्य समाजों में यह विधा किसी न किसी रूप में मौजूद रही है। सैद्धांतिक रूप से कहानी की परिभाषा है, कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। प्रेमचंद ने कहानी की परिभाषा इस तरह दी है, कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। प्रेमचंद का मत था कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। कथावस्तु, पात्र तथा चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देशकाल अथवा वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य कहानी के तत्व माने जाते हैं। प्रेमचंद आधुनिक भारत के कालजयी रचनाकारों में से एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनका उल्लेख संपूर्ण विश्व साहित्य में बड़े सम्मान के साथ किया जाता है। एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने विविध साहित्य रूपों में अमर कृतियों को जन्म दिया। उपन्यास, कहानी, समीक्षा, लेख, संस्मरण के अतिरिक्त संपादकीय रचना कार्य भी प्रेमचंद की लेखनी द्वारा संपन्न हुआ। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 को वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। इस दौर में एक ओर भारत में अंग्रेजों के दमन शोषण का बोलबाला था, तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पुनर्जागरण की देशव्यापी लहर भी उठ रही थी। स्वदेशी, स्वराज्य तथा स्वाधीनता की धारणा से जन जन प्रेरित हो रहा था। गांधी जी का राजनीतिक रंगमंच पर आगमन हो चुका था। उथल पुथल से भरे ऐसे समय में प्रख्यात साहित्यकार प्रेमचंद का साहित्यिक क्षेत्र में प्रादुर्भाव हुआ। प्रेमचंद ने अनेक साहित्य विधाओं में लेखन भले ही किया हो, किंतु मूलतः वे एक श्रेष्ठ कथाकार थे। उन्होंने लगभग 15 उपन्यास, 300 से अधिक श्रेष्ठ कहानियां, कुछ एक नाटक तो लिखे ही, बाल साहित्य का सृजन एवं संपादन कार्य भी किया। हिंदी के अतिरिक्त उर्दू में भी उनकी कलम को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह था सोज़े वतन। सोज़े वतन यानी देश का दर्द। देशभक्ति की भावना होने के कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। प्रेमचंद हिंदी कहानी के पितामह माने जाते हैं। उनकी कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में उपलब्ध हैं। सौत, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में से हैं। वहीं कफन कहानी सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। 20 वर्षों के कहानी लेखन के दौर में प्रेमचंद की कहानी कला विविध
पड़ावों की विकास यात्रा तय करती है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट माना जाता है। उनका पहला उपन्यास उर्दू में था। सेवा सदन उपन्यास के साथ उन्होंने हिंदी उपन्यास जगत में प्रवेश किया। रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि आदि उपन्यासों की रचना के उपरांत उन्होंने अमर विश्व साहित्य कृति गोदान उपन्यास का सृजन किया। प्रेमचंद के उपन्यासों का मूल कथ्य भारतीय ग्रामीण जीवन था। शिल्प एवं संवेदना के स्तर पर सफल संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं। हंस, माधुरी, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। प्रेमचंद विविध प्रसंग उनके लेखों का संग्रह है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने संपादित किया। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का निर्माण किया जिससे सुदीर्घ अवधि तक साहित्य एवं साहित्यकार प्रभावित होते रहे। यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसी परंपरा का विकास किया जिससे पूरी सदी के साहित्य को मार्गदर्शन मिला। प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। यदि हिंदी साहित्य को समझना है तो प्रेमचंद के साहित्य अध्ययन के बगैर यह समझ अधूरी रहेगी। प्रेमचंद का प्रादुर्भाव उर्दू से हिंदी साहित्य जगत में हुआ था। कथा साहित्य में उन्होंने युगांतकारी परिवर्तन किया। यह कहा जाता है कि प्रेमचंद के पूर्व हिंदी कथा साहित्य कल्पना के आकाश में विचर रहा था। उसे वास्तविकता के कठोर धरातल से प्रेमचंद ने ही परिचित करवाया। रहस्य, रोमांच, तलस्म और राजा रानी के किस्सों से उतरकर साहित्य का संबंध सच्चाई से बना। प्रेमचंद ने जीवन और कालखंड की वास्तविकता को अपने कलम से आवाज प्रदान की। प्रेमचंद की रचनाओं का केंद्रीय विषय जमींदारों और जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध गरीब किसान की लड़ाई है। इसके अतिरिक्त जाति व्यवस्था के खिलाफ भी उन्होंने आवाज बुलंद की। दबे कुचले, असहाय, निर्धन, सर्वहारा का आक्रोश भी उनके साहित्य में उभर कर आता है। यह स्वीकार किया जाता है कि किसी भी लेखक साहित्यकार के लिए यह बेहद आवश्यक है कि वह अपने समय के समाज के साथ गहरा जुड़ाव रखता हो। समय की समस्याएं, परिस्थितियां अपनी पूर्णता के साथ साहित्यकार के साथ संबंध रखती हों। इस तथ्य के साथ जुड़कर प्रेमचंद की रचना और भी विशिष्ट बन जाती है। प्रेमचंद के संपूर्ण साहित्य में यह बात बार बार उभर कर आती है कि राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक सभी दृष्टियों एवं उनसे जुड़ी समस्याओं को उन्होंने समेटा। आम आदमी, मध्यवर्ग, किसान, मजदूर का पूरा वर्ग अपने समग्र सत्यों एवं संपूर्ण संवेदनाओं के साथ उनकी रचनाओं में आकार प्राप्त करता है। प्रेमचंद ने अपने समय की सभी समस्याओं को किसी न किसी रूप में चित्रित किया। दलित विमर्श, नारी विमर्श भी सरलता से उनके साहित्य में तलाशा जा सकता है। प्रेमचंद साहित्य में सांप्रदायिक सद्भाव का चित्रण भी सरलता से तलाशा जा सकता है। प्रेमचंद की रचनाओं में वे नायक बने जिन्हें भारतीय समाज में नायक का दर्जा मिल ही नहीं सकता था। अछूत, सरल, सहज, आम आदमी, मजदूर आदि उनके साहित्यिक रचनाओं के नायक हैं। वे आम भारतीय के रचनाकार थे। यह कहा जाता है कि प्रेमचंद महासागर थे। उतनी व्यापक भूमि बात के किसी एक लेखक के पास नहीं रही, किंतु प्रेमचंद के अंशों को लेकर उनकी दृष्टि से प्रभावित होकर हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के लेखकों ने प्रेमचंद की विरासत को सहेजा। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी मंत्र के 4 भाग हैं। इस कहानी का शीर्षक मंत्र 2 अर्थों को इस कहानी में उजागर करता है। वैसे मंत्र का शाब्दिक अर्थ है सलाह, मंत्रणा या वह शब्द समूह जिससे किसी देवता की सिद्धि या अलौकिक शक्ति की प्राप्ति हो या
कार्य सिद्धि का गुर। ऐसे ही अर्थ को इस कहानी के कथ्य के द्वारा हम पहचान सकते हैं। इस कहानी में अमीरों और गरीबों के बीच की आर्थिक असमानता से उपजी गहरी संवेदना उभर कर आती है। लगभग इसी संवेदना को हम जयशंकर प्रसाद की कहानी छोटा जादूगर में भी देखते हैं। प्रसाद की कहानी में प्रमुख पात्र है एक छोटा बालक जो कि जादूगर है और सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है। प्रसाद जी ने समाज में धनिकों एवं निर्धन लोगों के बीच फैले अंतर को मार्मिक शैली में चित्रित किया है कि किस तरह निर्धन अपनी निर्धनता के कारण अमानवीय कष्ट सहते हुए जीवन यापन करता है, कष्ट के आंसू पीकर धनवानों का मनोरंजन कर पेट भरने की जुगाड़ करता है। छोटे जादूगर की मां इलाज के अभाव में प्राण त्याग देती हैं, किंतु समाज को इससे कोई सरोकार नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि अमीर वर्ग के लिए जहां आमोद प्रमोद के साधन जीवन की अनिवार्यता है, इतनी बड़ी अनिवार्यता कि उसके आगे किसी की जान भी कोई मायने नहीं रखती है। तथाकथित सभ्य सुसंस्कृत कहे जाने वाले वर्ग का यह निर्मम और कठोर सत्य है। वहीं दूसरी ओर अनपढ़ असहाय गरीबों का वह वर्ग है जिसकी गिनती उस जमाने के जीवों में की जाती है जहां एक दूसरे से गहरा सरोकार ही जीवन का मुख्य ध्येय है। इस कहानी के 4 भाग उस श्रृंखला की तरह हैं जो आपस में जुड़कर कहानी के मुख्य कथ्य को आकार प्रदान करते हैं। मंत्र कहानी का सार कुछ इस तरह का है कि डॉक्टर चड्ढा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। वे अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करते थे। अपने स्वास्थ्य, सेहत एवं मनोरंजन के लिए गोल्फ खेलने, क्लब जाना उनके जीवन का अभिन्न अंग था। ऐसे ही समय एक भगत नामक बूढ़ा अपने 7 साल के बीमार बच्चे को लेकर डॉक्टर साहब के पास आता है। बूढ़ा घुटने टेककर जमीन पर सर रखकर डॉक्टर साहब से याचना करता है कि बच्चे ने 4 दिन से आंखें नहीं खोली हैं, इलाज के अभाव में वह मर जाएगा। 7 लड़कों में यही एक बचा है, यह भी चला गया तो हुजूर हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। इस सारी याचना के लिए डॉक्टर चड्ढा के समक्ष एक ही जवाब था कि कल सवेरे आओ, हम शाम के वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े भगत की तरह अपनी ही बात की रट लगाने वाले उजड्ड देहातियों से डॉक्टर साहब का रोज ही सामना हुआ करता था। अतः डॉक्टर साहब अपनी मोटर कार में बैठकर क्लब निकल जाते हैं। बूढ़ा भगत अपने बालक को लेकर निरुपाय घर लौट आता है और उसी रात उसका बच्चा संसार से विदा हो जाता है। यही कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। कहानी के दूसरे भाग के गंभीर कथन रईसों की जीवन दृष्टि की गहरी व्याख्या करते हैं। प्रेमचंद डॉक्टर चड्ढा के विषय में लिखते हैं कि डॉक्टर चड्ढा ने खूब धन और यश कमाया, किंतु अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो उनके लिए एक साधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की आयु में भी वे युवकों जैसी फुर्ती रखते थे। उनके हर एक काम का समय तय था। इस नियम में वे किसी भी तरह का समझौता नहीं करते थे। वे उपचार और संयम का रहस्य समझते थे। डॉक्टर चड्ढा के 2 बच्चे थे। बड़ी लड़की का विवाह हो चुका था। बेटा कैलाशनाथ होनहार एवं युवक समाज की शोभा था। कैलाशनाथ की 20वीं सालगिरह के जश्न का मौका था। आमोद प्रमोद के साधनों के बीच कैलाशनाथ दोस्तों की चुहलबाजियों का आनंद ले रहा था। कैलाश को सांपों से खेलने, उन्हें पालने और नचाने का शौक था। मृणालिनी, जो कि कैलाश की सहपाठी और खास मित्र थी, उसके अधिकार से भरे आग्रह को कैलाश टाल नहीं पाता है और अपने पाले हुए सांपों को लेकर सर्प कला प्रदर्शन कर सभी को अचंभित करने लगता है। इसी बीच सांप के दांत तोड़ डाले होंगे, किसी मित्र की इस टिप्पणी को वह चुनौती के रूप में ले लेता है और एक काले सांप को पकड़कर कहता है, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके
कांटे पर मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं? मृणालिनी सांप देखने की अपनी इच्छा पर प्रायश्चित भी करने लगती है। सर्पों पर अपने नियंत्रण को चुनौती के रूप में लेते हुए कैलाश काले सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाता है और उस विषैले सर्प के मुंह के दांत मित्रों को दिखा देता है। किंतु जैसे ही सांप की गर्दन ढीली होती है, वह काला जहरीला सांप क्रोध से पागल होकर कैलाश की उंगली पर जोर से काटकर भाग जाता है। कैलाश दौड़कर जड़ी लगाकर घातक विष का असर गायब करने की कोशिश करता है। महफिल में चारों तरफ हलचल मच जाती है। डॉक्टर चड्ढा जब तक उंगली का हिस्सा नश्तर से काटने की पहल करते, तब तक विष का असर कैलाश पर बढ़ जाता है। कैलाश की हालत बिगड़ने लगती है और मंत्र झाड़ने वाले की तलाश शुरू होती है। मंत्र से झाड़ने वाला आता भी है, किंतु काले सांप के घातक विष के असर के आगे उसके मंत्र नाकामयाब रहते हैं। डॉक्टर चड्ढा, कैलाश की मां, मृणालिनी सभी बेहाल हैं। यहीं कहानी का दूसरा भाग समाप्त होता है। कहानी के तीसरे भाग में प्रेमचंद ने उस दुविधा का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है जो बूढ़े भगत को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। बूढ़े भगत को यह खबर मिल चुकी है कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है। बूढ़े भगत को बताया जाता है कि उसने यदि सांप का विष अपने मंत्रों से उतार दिया तो वह आदमी बन जाएगा। बूढ़े भगत को तसल्ली है कि भगवान बड़ा कारसाज है। बेटे का गम क्या होता है आज डॉक्टर चड्ढा को मालूम चलेगा। आज चैन की नींद सोऊंगा। डॉक्टर की सारी साहबी आज निकल जाएगी। बूढ़े के पास तर्क भी हैं और उसे आज गहरा आत्मसंतोष भी मिल रहा है। वह कहता है, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहां 6 बच्चे गए थे वहां एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना, अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा। ये सारे कथन ऊपरी तौर पर उसे गहरा संतोष दे रहे थे, पर अंदर की बेचैनी कुछ और ही थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न हो। यह खबर उसे विचलित किए हुए थी। बुढ़िया बूढ़े भगत को खूब पहचानती थी। वह कहती है, नींद काहे आवेगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। किंतु पुनः बूढ़े का यही तर्क है कि ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे काटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। प्रेमचंद जी ने उसके मन की दशा का चित्रण करते हुए लिखा है कि उसके मन की दशा कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे की ही ओर होते हैं। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था और कर्तव्य चेतना अंततः विजयी होती है। बूढ़ा भगत घर से डॉक्टर चड्ढा के घर की ओर चल पड़ता है। प्रेमचंद पुनः बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं कि बूढ़े के मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। बूढ़े भगत को पुनः दुविधा घेर लेती है। हिंसा पुनः हावी होने का प्रयत्न करती है। बूढ़ा भगत स्वयं को मूर्ख बनाने का पुनः प्रयत्न करता है, यह कहते हुए कि वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा, वह तो यह देखने जा रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं। वह तो रोना पीटना और पछाड़ खाना देखना चाहता है। दरअसल निष्पाप, निष्कलंक, पवित्र, ईमानदार मन ही इस तरह के संशय को जन्म दे सकता है। ऐसा मन उस बालक की तरह है जो बात की गंभीरता से दूर जरा सा बहलाने पर सब कुछ भूल जाता है, किसी भुलावे को ही सत्य समझ बैठता है। बैर, प्रतिकार, छल, दंभ से जो हृदय कोसों दूर रहा हो, वही हृदय दुर्भावनाओं को इस तरह शमित या संतुष्ट कर सकता है।
कहानी के अंतिम भाग में बूढ़ा भगत बिना किसी संशय के अपने कर्तव्य के अधीन कैलाशनाथ का उपचार करता है। उसके मंत्रों से काले सांप का घातक विष भी हार मान जाता है। इधर प्रातःकाल की लालिमा बिखरती है और उधर कैलाशनाथ की लाल लाल आंखें भी खुल जाती हैं। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है और भगत बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। डॉक्टर चड्ढा के कथनों में ग्लानि है। वे बूढ़े भगत को पहचान चुके हैं। वे कहते हैं कि मैं उसे अब खोज निकालूंगा और अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। यही है सज्जनता और सद्भावना का वह मंत्र जो हर मनुष्य के जीवन का ध्येय होना चाहिए। एक मंत्र है जो कि विष का शमन करता है और दूसरा वह मंत्र जो मनुष्य जीवन को सुंदर, कलुषता विहीन, सद्भावनापूर्ण बनाकर मनुष्य को वहां प्रतिष्ठित करता है जहां इंसानियत कायम रहती है, जहां किसी तरह का भेद नहीं होता है। भाषा पर प्रेमचंद का अद्भुत अधिकार था। वह भावों के साथ प्रेमचंद की लेखनी के इशारे पर नाचती रही। पात्र परिवेश के अनुकूल बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में मुहावरों और कहावतों से सरसता का भी संयोजन सरलता से देखा जा सकता है। जहां जहां व्यंग की धार है उस स्थान पर भाषा में पैनापन भी दृष्टिगोचर होता है। पात्रों और प्रसंगों के अनुकूल भाषा के सफल प्रयोग से वे गंभीर कथनों द्वारा दार्शनिकता का पुट भी यत्र तत्र बिखेरते चलते हैं। इस कहानी के ऐसे कथन दृष्टव्य हैं। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आर्त स्वर में रोने लगी। साहित्यिक हिंदी में प्रसंगानुसार लिखे गए कथन विशेष अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प रंजित हो उठा। मन में वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। इस तरह के कुछ कथन देखे जा सकते हैं। यह कहा जाता रहा है कि प्रेमचंद ने हिंदी में कहानी की एक परंपरा को जन्म दिया। सज्जनता का मंत्र देने वाली इस कहानी में समाज के बड़े और छोटे, अमीर और गरीब वर्ग की जीवन दृष्टियों को जिस सहजता से उन्होंने चित्रित किया है, कथ्य की यह सहजता उनकी सभी कहानियों में हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।